देखो, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट होता है और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हो उससे कई गुना ज्यादा तेजी से नीचे गिरते हो। जी हाँ गाइस, सिर्फ आम इंसान के साथ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी ये होता है कि उनकी लाइफ में बुरे से बुरा दौर आता है। और आपको बताता चलो कि अगर हम जैसे आम इंसान की लाइफ में बुरा दौर आता है, बुरा समय आता है, तो हो सकता है कि हम अपने काम को छोड़ के किसी और काम में लग जाए या फिर हो सकता है वो समय समय के साथ बदल जाए। पर आजकल बॉलीवुड के ऐसे माहौल है कि इस इंडस्ट्री में यदि किसी का बुरा दौर चलता है तो उस बुरे दौर में वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि इवन कई सारे सेलिब्रिटीज आजकल सुसाइड तक करने लगे। आपको बताता चलो गाइस, जब हमारा बुरा वक्त आता है तो कॉमन मैन के साथ उसका पूरा परिवार, उसके पूरे दोस्त खड़े होते हैं। पर इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पर माहौल कुछ ऐसा है कि अगर वहां पर किसी के साथ बुरा वक्त आता है तो इंडस्ट्री के लोग ही सबसे पहले उसका साथ छोड़ देते हैं। जी हाँ, इतनी घटिया इंडस्ट्री होती है फिल्म इंडस्ट्री। पर जब किसी का अच्छा दौर होता है तो दूर दूर से लोग उसके साथ रिश्ता बनाते हैं और नए नए प्रोड्यूसर उसके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा डायरेक्टर उसके साथ काम करना चाहता है। पर वहीं पर अगर उसकी 2-3 फिल्में फ्लॉप जाती है बैक टू बैक तो उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। बड़े से बड़े फिल्म मेकर उसको दिए गए प्रोजेक्ट्स वापस छीन लेते। कई सारे प्रोडक्शन हाउस उन्हें अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा देते और इस तरह की सिचुएशन से हर एक सेलिब्रिटी को गुजरना पड़ता है। कुछ लोग इससे सवर जाते हैं तो कुछ लोग इस सिचुएशन से बिखर जाते हैं। जो बिखर जाते हैं वो डिप्रेस्ड होकर सुसाइड करते हैं या फिर इस इंडस्ट्री को छोड़कर कहीं दूर चले जाकर अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से शुरू करते हैं। और कुछ लोग डटे रहते हैं और फिर अपने आप को इंडस्ट्री में फिर से खड़ा करते, कुछ ऐसा लेके आके उन्हें इस इंडस्ट्री में वापस उस लेवल पर पहुंचा जाता है जिस लेवल के वो असली में हकदार है। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके लाइफ में इतना गंदा डाउनफॉल आया था कि वो लोग एक समय पर अपनी इंडस्ट्री को छोड़कर किसी और इंडस्ट्री में काम करने के बारे में या फिर फिल्म लाइन को छोड़ के कोई और बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे। पर फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसी फिल्म आई या यूं कहे वो एक फिल्म आई जिसने उनके करियर को 360 डिग्री चेंज करके रख दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही करियर चेंजिंग मूवीज के बारे में जिन्होंने आज के इन बड़े सुपरस्टार का करियर बनाया और जिन्हें आज जहां पर है वहां पर उन्हें खड़ा किया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं करियर सेविंग मूवीज के बारे में और इस लिस्ट में हम टॉप 10 एक्टर को देखेंगे और उनकी उन मूवीज को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ। जी हाँ गाइज, मैं आपको बताता चलूं कि अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब वो बैंकक्रफ्ट हो गए थे। सन 1987 से लेकर 89 के बीच जब वो पॉलिटिक्स में गए थे और उसके बाद उन्होंने जब बॉलीवुड में कमबैक किया था तो उनका कमबैक काफी महंगा गिर रहा था। उन्हें वो लिटरली वो एक हिट फिल्म देने के लिए तरस रहे थे और उसी बीच उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी ABCL, उसके अंडर जितनी भी फिल्में बनाई जा रही थी वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी। और सबसे बड़ी गलती तो तब हो गई जब अमिताभ बच्चन जी ने अपनी कंपनी ABCL कॉर्पोरेशन के अंडर मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट इंडिया में भराया और उस कॉन्टेस्ट की वजह से अमित जी को इतना तगड़ा नुकसान हो गया कि उनकी जो प्रोडक्शन तले बन रही फिल्में थी वो और इस कॉन्टेस्ट को मिलाकर टोटल अमिताभ बच्चन जी के ऊपर 100 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो चुका था और वो बैंकक्रफ्ट हो गए थे। लिटरली सबको लग रहा था अमित जी खत्म हो गए। इवन धीरूभाई अंबानी जी ने भी उन्हें पैसे की हेल्प करने की बात की थी, पर अमित जी ने अपने आप को संवारने के लिए सीधा दरवाजा ठकठकाया यश चोपड़ा का। यश चोपड़ा के पास जाकर खुद उन्होंने काम मांगा और तब यश चोपड़ा को पता था कि उनके बेटे आदित्य चोपड़ा एक फिल्म पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है मोहब्बत है। वो उसे शाहरुख खान के साथ बना रहे थे और फिर उस फिल्म में उन्होंने अमित जी को नारायण शंकर का कैरेक्टर निभाने के लिए दे दिया। और आपको बताते चलो इस फिल्म में अमित जी का नारायण शंकर का कैरेक्टर लोगों को इतना तगड़ा पसंद आया कि सन 2000 में आई ये फिल्म उस समय 13 करोड़ के बजट के साथ आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 90 करोड़ रुपीस। आपको बताते चलो गाइज, उस फिल्म के बाद अमित जी के करियर को एक नई पहचान मिली। अमित जी ने उसके बाद बैक टू बैक ऐसी फिल्में करना जरूरी समझा जिन फिल्मों में वो एक सीनियर सिटीजन थे और जिन फिल्मों में वो या तो हीरो के पिता या हीरोइन के पिता थे या फिर एक सीनियर सिटीजन और काफी इंपैक्टफुल रोल होगा उस इंसान का। ऐसे ही कैरेक्टर्स उन्होंने किए और उन कैरेक्टर में लोगों ने उन्हें इतना तगड़ा पसंद किया कि पिछले 25 साल से अमित जी उसी तरह का कैरेक्टर करता है और फिर उसी वजह से उन्हें ABC जैसा शो मिला और उस शो में उसी वजह से उन्हें KBC जैसा शो मिला और फिर उस शो के सहारे भी उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते हुए आगे 3-4 सालों के अंदर अपने ऊपर के कर्जे को भी चुका दिया और
अपने लाइफ में भी वापस कम बैक किया। तो अमित जी के करियर सेविंग मूवी अगर कोई होगी तो वो है उनकी फिल्म मोहब्बतें। आपने मोहब्बतें देखी या नहीं, नीचे कमेंट करके बता दीजिए मुझे। और अगर इस महानायक के बारे में और भी जानना चाहते हो, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, तो उनके ऊपर में एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है हमने, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जाके उसे भी चेकआउट कीजिए। और अब बात करते हैं इस लिस्ट के दूसरे हीरो और उसकी उस फिल्म के बारे में जिसकी वजह से वो आज इंडस्ट्री का बाप बना बैठा हुआ है। जी हाँ गाइज, इस एक्टर के सामने इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। पूरे इंडस्ट्री को वो अकेला कंट्रोल करता है, ऐसे कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की आन बान शान और जो सड़क पे सोने वालों की कभी भी ले सकते हैं जान, ऐसे हम सबके प्यारे बजरंगी भाईजान। जी हाँ गाइज, हम बात कर रहे हैं सलमान खान के बारे में। सलमान खान की लाइफ में भी एक ऐसा दौर आया था जब लोग उन्हें शाहरुख और आमिर के साथ कंपेयर कर रहे थे और उनके कंपेरेटिवली शाहरुख और आमिर काफी ज्यादा आगे निकल चुके और अब सलमान खान खत्म हो चुके। ये गरीबों का सुपरस्टार है, ऐसा तक उनके बारे में कहा जा रहा था। और यश राज जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस तो सलमान खान के साथ काम तक करने से मना कर रहा था। सलमान खान की लाइफ में एक ऐसा दौर आया था सन 2003 से लेकर लगभग 2007-8 तक, मतलब उन 5-6 सालों में सलमान भाई ने कई सारी फिल्में की है, लगभग 9 फिल्में की, पर उन 9 में से गिनी चुनी 2 ही फिल्में होगी जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली होगी। बाकी मैक्सिमम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर और फ्लॉप साबित हुई थी और हर कोई सलमान खान के करियर को खत्म हो चुका है ऐसे कह रहा था। पर उसी बीच सलमान खान ने सहारा लिया एक रीमेक फिल्म का जिसने सलमान खान का कमबैक करवाया और वो फिल्म बनी सलमान खान के करियर की माइलस्टोन फिल्म। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की करियर की वो फिल्म जिसने सलमान खान को वापस एक्शन पैक रोल में हम सबको दिखाया और वापस सलमान खान को वो रुतबा, वो ओहदा हासिल करवा के दिया जिसके वो वाकई में हकदार थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वांटेड फिल्म के बारे में जिसे डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने और इसे प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर साहब ने। आपको बताते चलो इस फिल्म का बजट था 23 करोड़ रुपीस पर। इस फिल्म की कहानी और एक्शन इतना जबरदस्त था कि लोगों को इतनी पसंद है और सलमान खान का राधे वाला अवतार तो लोगों को इतना भाया कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 23 करोड़ रुपीस के बजट के साथ आकर 130 करोड़ रुपीस का तगड़ा कलेक्शन करके दिखाया था सन 2008 में। और उसके बाद सलमान भाई ने दोबारा मुड़कर नहीं देखा, बैक टू बैक इतनी जबरदस्त और मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी कि आज तक सबसे ज्यादा 100 करोड़, सबसे ज्यादा 200 करोड़ और सबसे ज्यादा 300 करोड़ फिल्म देने का रिकॉर्ड भी महज अपने सलमान भाई के पास है, जिसे तोड़ना इंडस्ट्री की किसी भी हीरो की बस की बात नहीं है। और अब तो सलमान भाई की ऐसी ऐसी फिल्में आने वाली है जो 500, 600 या हजार करोड़ का रिकॉर्ड बनाकर रख देगी सलमान भाई के नाम पर। आप सलमान भाई के फैन हो या नहीं, और आपको वाकई में लगता है कि नहीं कि सलमान भाई के करियर को वांटेड ने ही बचाया? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताइए। और अब बारी है हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे। आपको बताता चलो गाइस कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार सन 2007 से लेकर 2011 तक यानी लगभग 5 सालों के बीच बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने 20 से 22 फिल्में की होगी और इन 22 फिल्मों में से गिनी चुनी 4-5 फिल्में ऐसी थी जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर चुकी थी। बाकी जितनी भी फिल्में आई थी वो सारी की सारी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर एंड फ्लॉप साबित हो रही थी और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार को नई फिल्में तक नहीं मिल रही थी। इवन वो जो भी फिल्में बना रहे थे उसमें खुद ही पैसा लगा रहे थे और वो पैसा डुबा रहे थे। और फिर एक समय ऐसा आया कि उन्हें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बैन तक कर दिया, उन्हें उनकी फिल्मों से निकाल दिया गया। और फिर उस समय पर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने अपना मन बना लिया कि वो अभी इस इंडस्ट्री को छोड़कर कनाडा जाकर शिफ्ट होंगे और वहां पर अपने दोस्त के साथ मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और उसी की तैयारी में लग गए अक्षय कुमार। उन्होंने अपना कैनेडियन सर्टिफिकेट तक बनवाया, उन्होंने अपना कैनेडियन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाया जहां पर रह सके वो। और फिर उन्होंने अपने दोस्त से तक कहा कि हम लोग मिलकर बिजनेस करते, और उन्होंने पूरी तरह से जाने का मन बना लिया। पर उसी बीच उन्हें जाते जाते एक फिल्म मिली थी जिसे वो खत्म करके जाना चाहते थे और उस फिल्म के खत्म होते ही वो हमेशा हमेशा के लिए कनाडा में सेटल्ड होना चाहते थे। और वो फिल्म दूसरी तीसरी कोई नहीं, वो फिल्म थी रावड़ी राठौड़। जी हाँ गाइस, अगेन एक रीमेक फिल्म ने ही बॉलीवुड के इस सुपरस्टार को भी बचाया। मैं बात कर रहा हूँ एस राजामौली की फिल्म विक्रमायडू के बारे में। विक्रमायडू का रीमेक था ये फिल्म रावड़ी राठौड़। इसे बनाया था प्रभुदेवा ने और प्रभुदेवा की इस फिल्म का बजट था 40 करोड़ रुपीस और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 123 करोड़ रुपीस। यानी आप समझ सकते हैं अपने बजट से कितना ज्यादा कलेक्शन किया था। और इस फिल्म में अक्षय कुमार का कॉमेडी प्लस एक्शन अवतार लोगों को इतना जबरदस्त पसंद आया कि ये फौलाद की औलाद बॉक्स ऑफिस पर इतनी जबरदस्त हिट रही और अक्षय कुमार को इंडस्ट्री में वापस कमबैक करवाकर अक्षय कुमार को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। और उसके बाद अक्षय कुमार ने हम सब जानते हैं 2012 से लेकर
2019 तक यानी लगभग 7 सालों तक इतनी जबरदस्त मेगा ब्लॉकबस्टर एंड कंटेंट से भरपूर फिल्में दी, जिन्हें देखकर हम अक्षय कुमार को बॉलीवुड का सबसे बड़ा हाईएस्ट टैक्स पेयर एक्टर तक बना चुके थे। और उसके बाद अक्षय कुमार ने कभी मुड़कर नहीं देखा, पर वापस अक्षय कुमार की लाइफ में वो डाउनफॉल आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों से जितनी भी अक्षय कुमार की फिल्में आ रही है वो बुरी तरह से पिट रही है। हमें लगता है कि वापस अक्षय कुमार को इसी तरह की एक माइलस्टोन फिल्म की जरूरत है। तो आपको बताते चलो कि अक्षय कुमार के करियर में अक्षय कुमार को कमबैक करने वाली फिल्म अगर कोई थी तो वो थी प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म राउडी राठौर, जिसने अक्षय कुमार का कमबैक करवा के दिया था। और आगे अक्षय कुमार की और एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो वाकई में अक्षय कुमार का कमबैक करवा कर रख सकती है। कौन सी वो फिल्म आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, तब पता चलेगा कि आप अपने खिलाड़ी कुमार के फैन हो या नहीं। लिस्ट के चौथे नंबर पे है शाहरुख खान। जी हाँ गाइस, बॉलीवुड के बादशाह ने भी इस तरह का माहौल देखा हुआ है। हालांकि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के कुछ और भी करते तो भी वो इंडस्ट्री पे टॉप पे ही रहती, क्योंकि उनकी नेटवर्थ आज 7,000 करोड़ से भी ऊपर है। आपको बताते चलो गाइस, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की लाइफ में ऐसा दौर आया था कि उन्हें एक सिंगल हिट की जरूरत महसूस हो रही थी। अगर शाहरुख खान के करियर की बात करें और उनकी फिल्म पठान से पहले अगर उनका करियर देखा जाए तो उससे पहले यानी सन 2014 में आई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस उनकी आखिरी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और उसके बाद उन्होंने लगभग 6 फिल्में की और उन 6 की 6 फिल्मों में से अगर रईस एक फिल्म छोड़ी जाए तो उसके बाद उनकी जितनी भी फिल्में थी सारी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो रही थी, एक एवरेज फिल्म साबित हो रही थी। उनकी फिल्म जीरो, फैन और जब वी मेट हैरी सेजल, ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर इतनी आंधे मुंह गिरी कि शाहरुख खान को 400 से 500 करोड़ रुपीस का तगड़ा नुकसान हो चुका था। और सब लोगों को लग रहा था कि शाहरुख खान का करियर खत्म होने ऑलमोस्ट 2014 से लेकर 2023 तक शाहरुख इन 10 सालों में एक भी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंगल हिट फिल्म तक नहीं दे पाए। तो इसीलिए लगा था कि शाहरुख के करियर को आमिर और सलमान ने टेक ऑफ किया और उसी बीच लॉकडाउन हो गया और सबको लगा अब तो मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री के हालात इतने बुरे थे कि बड़ी से बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिर रहे थे। तो शाहरुख खान किस खेत की मूली है, इस तरह की सोच लोग रख रहे थे। पर उसी बीच शाहरुख खान ने 4 साल बाद यानी लगभग जीरो जो सन 2019 में आई थी, उसके बाद 4 साल का लंबा गैप लिया और सन 2023 में कमबैक किया बॉक्स ऑफिस पर अपने फिल्म पठान के साथ। और आपको बताता चलो, फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया कि शाहरुख खान की इस फिल्म ने उनके करियर की महज 300 करोड़ नहीं बल्कि पहले 1000 करोड़ फिल्म के दर्शन करवाए। और आपको बताते चलो कि पठान के बाद आई उनकी बैक टू बैक 3 ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें आती है जवान जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म टंकी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपीस के आसपास का कलेक्शन किया। यानी एक साल में सिंगल 1 ईयर में शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया। और ये माहौल 2023 से पहले अगर देखा जाए तो सब लोग ये कह रहे थे कि शाहरुख खान के पास एक सिंगल 200 करोड़ फिल्म तक नहीं, उनकी लास्ट 100 करोड़ फिल्म आती थी चेन्नई एक्सप्रेस, 300 करोड़ फिल्म आती थी चेन्नई एक्सप्रेस। उसके बाद आई उनकी फिल्मों ने इंडिया में महज 100 करोड़ का तक बिजनेस नहीं कर पाए रहे थे और इसीलिए लोग उनके स्टारडम के क्रिटिसाइज तक कर रहे थे। पर उसी शाहरुख ने एक साल में 1000 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और आपको बताते चलो कि पठान शाहरुख खान के करियर सेविंग मूवी थी। हालांकि शाहरुख खान के करियर को करियर सेविंग मूवी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बिना फिल्मों के बादशाह थे, बादशाह है और हमेशा बादशाह ही रहेंगे। और अगर आप बादशाह के जबरदस्त फैन हो तो बताओ मुझे कि बादशाह की अपकमिंग फिल्म कौन सी है जिसमें वो अपनी बेटे साथ नजर आने वाले, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अब बारे लिस्ट के 5वें एक्टर की, जिसका नाम जानकर आप लोग शॉक हो जाओगे। जी हाँ गाइज, मैं आपको बताता चलो कि ये जो लिस्ट का 5वां एक्टर है वो इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली प्रभास के बारे में। आपको बताता चलो गाइज कि बाहुबली प्रभास के लाइफ में भी एक ऐसा दौर आया था जिसे उन्हें लग रहा था कि उन्हें एक सिंगल हिट की जरूरत है, जबकि उनके पास कई सारे मेगा बजट प्रोजेक्ट थे, 500-600 करोड़ प्रोजेक्ट थे, पर इसके बावजूद भी उन्हें एक सिंगल हिट की जरूरत थी। और उन पे लगाए हुए पैसों को लेकर प्रोड्यूसर एंड मेकर काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे। हालांकि उनकी फ्लॉप फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का कलेक्शन कर प्रोड्यूसर को उनका पैसा तो रिकवर करके दे रही थी, पर उनको जैसी वो हिट फिल्म जो बाहुबली दी थी उन्होंने मेगा ब्लॉकबस्टर, उस तरह का मैजिक वो बॉक्स ऑफिस पर कर नहीं रहे थे। उन्हें खुद को भी शायद लग रहा था कि उनका करियर खत्म हो जाएगा और उन्हें वापस साउथ में जाकर महज साउथ इंडस्ट्री की फिल्में करनी पड़ेगी। पर तभी बाहुबली प्रभास के करियर में आती है फिल्म सलार। आपको बताता चलो कि सलार से पहले बाहुबली प्रभास की लास्ट सक्सेसफुल फिल्म थी बाहुबली द कंक्लूजन, जिसने बॉक्स ऑफिस पर
1860 करोड़ का कलेक्शन करके एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसके बाद आई फिल्म साहू, जिसका बजट था 400 करोड़ रुपीस और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था महज 450 करोड़ रुपीस का। वहीं पर दूसरी फिल्म आई थी उनकी राधेश्याम, जिसका लव स्टोरी होने के बावजूद भी बजट था 300 करोड़ रुपीस और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे महज 150 करोड़ रुपीस। और बाहुबली प्रभास की लास्ट डिजास्टर फिल्म थी आदि पुरुष, जिसका बजट था 600 करोड़ रुपीस और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे महज 350 करोड़ रुपीस। यानी लगभग बाहुबली ने अपने दो फिल्मों के साथ 400 से 500 करोड़ रुपीस का घाटा प्रोड्यूसर्स का करवा चुके थे और उन्होंने उस घाटे को रिकवर करने के लिए अपनी फीस को तक वापस किया था। पर इतना ही कर नहीं चलने वाला था, क्योंकि बाहुबली को जरूरत थी एक मेगा ब्लॉकबस्टर, एक सक्सेसफुल फिल्म की, और जिसके लिए उन्होंने हाथ मिलाया प्रशांत नील के साथ, जिन्होंने केजीएफ जैसी भयानक फिल्म बना चुके थे। और केजीएफ के इस डायरेक्टर ने बाहुबली को वो फिल्म दी जिसने उनका करियर में कमबैक करवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सालार की। सालार ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 600 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था, जबकि बाहुबली की कई फिल्मों का बजट ही 600 करोड़ रुपीस होता है, पर इस फिल्म का बजट था महज 150 करोड़ रुपीस और उसके सामने ये फिल्म ने 600 करोड़ का कलेक्शन किया। उस हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और बाहुबली का कमबैक करवा चुकी है। उसके बाद आई फिल्म उनकी कल की तो हम सब जानते हैं, कल की 2898 ईडी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 1100 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया और इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपीस और अपने बजट से 500 करोड़ रुपीस ज्यादा का कलेक्शन कर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी है। पर प्रभास जैसे एक्टर को भी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। उससे ये समझ में आता है कि आज की डेट पर हमें स्टार से ज्यादा कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म का कंटेंट एंड कहानी नजर आती है। अगर फिल्म इंटरटेनिंग है, कहानी जबरदस्त है, कंटेंट बेहतरीन है, तो आपकी फिल्म जरूर चलेगी, चाहे उसमें प्रभास हो या फिर आयुष्मान हो। और अगर आपकी फिल्म में कहानी नहीं है, दम नहीं, कंटेंट नहीं है, चाहे फिर आपकी फिल्म में सलमान शाहरुख या फिर प्रभास हो, जो भी हो, आपकी फिल्म डेफिनेटली पीटेगी। इससे ये पता चलता है कि ऑडियंस का टेस्ट ऑफ फिल्म समय के साथ बदलता जा रहा है और लोग स्टार से ज्यादा कंटेंट को वैल्यू दे रहे हैं। हमारे इस लिस्ट में छठे नंबर पर आते हैं आलिया के पति राहा के रणबीर कपूर। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि रणबीर कपूर के करियर में भी एक ऐसा दौर आया था जब उन्हें एक सिंगल हिट की जरूरत थी। यदि वो सिंगल हिट नहीं मिलती तो शायद उनका करियर ठप हो जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणबीर कपूर के करियर की उस दौर जहां पर उन्होंने ये जवानी है दीवानी के बाद बैक टू बैक 5 फ्लॉप फिल्में दी थी और लोग उनके करियर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनके कॉम्पिटिटर्स राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना जैसे आउटसाइडर बैक टू बैक कम बजट के साथ एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में देने का रिकॉर्ड बना रही थी। तो वहीं पर रणबीर कपूर को एक बड़े बजट की फिल्में मिल रही थी, इसके बावजूद भी वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पीटी जा रही थी और इससे तंग आकर रणबीर कपूर एक सिंगल हिट के लिए तरस रहे थे और उसी उन्हें सहारा मिलता है संजू बाबा का। मतलब संजू बाबा नहीं, संजू बाबा की लाइफ के ऊपर बनी संजू बाबा की बायोपिक फिल्म संजू में रणबीर कपूर ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि लोगों को उस फिल्म में ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि इसमें संजय दत्त है या फिर रणबीर कपूर। इतने जबरदस्त तरीके से रणबीर कपूर ने संजय दत्त के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था और सिल्वर स्क्रीन पे उतारा। इसका मैजिक इतना जबरदस्त निकला कि इस फिल्म का बजट था 100 करोड़ रुपीस और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 400 करोड़ रुपीस। और इस फिल्म के साथ रणबीर कपूर के करियर की उनको पहली ऐसी फिल्म मिली जिसने हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया और रणबीर कपूर को वापस वो स्टारडम दिलाया जिसके वो वाकई में हकदार है। वापस उनका इंडस्ट्री में कमबैक करवाया। हालांकि इस फिल्म के बाद आई उनकी फिल्म शमशेर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सा कमाल नहीं दिखा पाई, पर अपनी हिस्ट्री और मिस्ट्री से जुड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र इसने बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया और वीएफएक्स की वो दुनिया दिखाई जिसे देखने के बाद लोग हक्के बक्के नौचक्के रह गए। और लॉकडाउन के बाद आने वाली ब्रह्मास्त्र पहले ऐसी फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था फ्रॉम। और अगर रणबीर कपूर के करियर की कोई करियर सेविंग मूवी है तो वो है संजू, क्योंकि इसी फिल्म से रणबीर कपूर को वापस वो स्टारडम, वो रिबैक मिला, वो उनके करियर को वो पुश मिला जिसकी वजह से वो आज इंडस्ट्री पर इतने बड़े मुकाम पर। और इस फिल्म को संजय दत्त भी नहीं भूल सकते क्योंकि संजय दत्त की इमेज को क्लीन करने का काम इस फिल्म ने किया, जिसके बाद लोगों को पता है संजू बाबा ने क्या किया, पर इसके बाद भी लोगों का संजू बाबा के प्रति देखने का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल गया। और हमारे इस लिस्ट के 7वें एक्टर है जिन्हें आज की डेट पर बॉलीवुड का अगला अक्षय कुमार तक कहा जाता है। आपको बताता चलो गाइज, इस एक्टर को अक्षय कुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास वो हर एक चीज है जो अक्षय के पास शुरुआत में थी। हालांकि अक्षय की तरह एक्शन नहीं करते, पर कॉमेडी एंड एक्टिंग इनकी अक्षय की तरह ही लाजवाब है। आपको बताता चलो कि इन्होंने अक्षय की ही फिल्म से अक्षय को जब रिप्लेस किया था तब लोगों को लगा था कि शायद अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग को मैच नहीं कर पाएंगे, पर इन्होंने अक्षय की कॉमेडी टाइमिंग को इतने बेहतरीन तरीके से मैच किया कि सन 2022 में जब बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा था और बॉलीवुड से आने वाले हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी, उस समय इन्होंने भूल भुलैया 2 जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म देखकर बॉलीवुड को यह बताया कि भाई बॉलीवुड का अगला अक्षय तो मैं ही बनूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक आर्यन की। कार्तिक आर्यन के साथ भी ये हाल हो चुका है। उनको भी उनके करियर के लिए एक हिट फिल्म की जरूरत महसूस
हो रही थी। यदि वो फिल्म नहीं मिलती तो कार्तिक आर्यन का करियर 110% डब्बा बंद हो जाता, क्योंकि एक आउटसाइडर होने के बाद जब आप बैक टू बैक एक या दो फिल्में भी फ्लॉप देते हो तो आपका करियर तो खत्म हो जाता है। हालांकि अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हो, इंडस्ट्री के साथ आपकी अच्छी खासी पहचान है, इंडस्ट्री में आपके दादा पापा या फिर आपका कोई भी फैमिली रिलेटिव है, तो शायद आप इंडस्ट्री में टिक सकते हो, छोटा मोटा काम मिल सकता है। पर आप पूरी तरह से आउटसाइडर हो, इंडस्ट्री में दूर दूर तक आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो समझो आप तो खत्म। आपका एक सिंगल हिट, वो भी करियर की शुरुआत में एक सिंगल फ्लॉप देना भी आपके लिए आपके करियर बर्बाद होने का कारण बन सकता है। और अपने अगले अक्षय कुमार ने तो बैक टू बैक 3 फ्लॉप दी थी। जी हाँ, कार्तिक आर्यन ने उनकी डेब्यू फिल्म प्यार का पंचनामा के सीक्वल प्यार का पंचनामा 2 के बाद बैक टू बैक 3 फ्लॉप फिल्में दी थी, जिसमें नाम आता है आकाशवाणी, कांची और गेस्ट इन लंदन। और ऐसी फ्लॉप फिल्में देने के बाद लोगों को लगा था कि अब कार्तिक आर्यन खत्म। इवन कार्तिक आर्यन को खुद को लगा था कि अब उनका कुछ रह नहीं गया, अब वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कई सारे मेगा बजट फिल्मों से निकाल दिया गया था, कई सारे बिग बजट प्रोजेक्ट से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और अब उन्हें लग रहा था कि अब तो सब खत्म हो गया बॉस। और फिर उन्होंने निराश होकर वापस अपने गॉडफादर लव रंजन का हाथ पकड़ा। लव रंजन ने उन्हें उनकी करियर वो फिल्म दी जिस फिल्म के बाद कार्तिक आर्यन का करियर को 4 चांद लगे और कार्तिक आर्यन को लोग पहचानने लगे। उससे पहले हालांकि कार्तिक आर्यन ने 4-5 फिल्में की थी, पर कार्तिक आर्यन को कोई पहचानता नहीं था। पर सोनू की टीटू की स्वीटी के बाद कार्तिक आर्यन को हर कोई जानने लगा और कार्तिक आर्यन वो बॉक्स ऑफिस पर हिट मशीन बन गए। और उसके बाद बैक टू बैक कार्तिक आर्यन ने 3 मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लुका छुपी, पति पत्नी वो, और फिर उसके बाद कार्तिक आर्यन बन गए बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार या फिर अगले अक्षय कुमार। बाय द वे, अपने जीरो हीरो सीरीज के अगला एपिसोड हम कार्तिक आर्यन के ऊपर ही बनाने वाले। यदि आपने हमारी जीरो हीरो सीरीज के 7 एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, आपको उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्तिक आर्यन की करियर सेविंग मूवी यदि कोई है तो वो है सोनू की टीटू की स्वीटी, और कार्तिक आर्यन का करियर सेवर अगर कोई है तो वो है लव रंजन। और शायद यही वो बॉन्ड है जिसकी वजह से कार्तिक आर्यन ने लव रंजन की लास्ट फिल्म तू झूठी में मक्कार में फ्री में कैमियो किया था। और अब बारे इस लिस्ट के उस एक्टर की जिसे इंडस्ट्री का छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जाता है। इसके पास ऐसी 2 फिल्में हैं जो 30 करोड़ से भी कम बजट में बनी हुई है, पर इसके बावजूद भी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 400 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है। एक ऐसा हीरो जिसकी फिल्मों का बजट 50 करोड़ से भी अंदर होता है, पर इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100, 150 और 200 करोड़ रुपीस के बाहर होते हैं। इसकी सारी फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। पर इसके करियर में भी एक ऐसा दौर आया था जो इसके करियर को पूरी तरह से खत्म कर देता अगर शायद उसे एक हिट नहीं मिलती, पर वो हिट भी मिली उसे उसी की फिल्म के सीक्वल के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना के बारे में। आयुष्मान खुराना की फिल्मों की खासियत ये होती कि उनकी फिल्मों की कहानियां अलग होती है। उनकी फिल्मों की कहानियां काफी बेसिक सी होती है। उनके कैरेक्टर्स ऐसे लगता है कि हमारे आसपास का ही कोई लड़का है, इतनी सादगी भरे वो कैरेक्टर प्ले करते। और इसके बावजूद भी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100, 200 और 150 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आती है। आपको बताता चलो कि आयुष्मान खुराना की लास्ट सुपरहिट फिल्म बदाई 2 के बाद उन्होंने बैक टू बैक 6 फ्लॉप फिल्में दी थी, जिनमें नाम आता है आर्टिकल 16, एन एक्शन हीरो, गुलाबो सीताबो, चंडीगढ़ करे आशिकी, डॉक्टर जी एंड अनेक जैसी फिल्मों का। आपको बताता चलो ये बैक टू बैक 6 फिल्में आयुष्मान खुराना ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप दी थी। और आपको पता है कि आयुष्मान खुराना एक आउटसाइडर है और इसीलिए शायद उन्हें अब तक कोई बिग बजट या फिर बिग ब्रांड या फिर बिग प्रोडक्शन हाउस के थ्रू किसी भी फिल्म में काम नहीं मिला। पर यह बंदा अपनी छोटी फिल्मों के साथ बड़े धमाके करके ही खुश है। पर आयुष्मान खुराना के लाइफ में जब बैक टू बैक 5 फ्लॉप फिल्में गई तो आयुष्मान खुराना को भी लगा कि अब अपना करियर खत्म, क्योंकि उसके बाद लोग भी उन्हें यही कह के क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कितनी बार हमें वही सब चीजें दिखाओगे। अब हम लोग परेशान हो गए कि इस तरह की कंटेंट जो आप पिछले 10 साल से हमें प्रोवाइड करते आ रहे हो उसी तरह की चीजों में हम आपको देख रहे हो, उसी तरह सिंपल से लड़के के रोल में आपको देख देख के हम पक चुके हैं और अब हमें कुछ नया चाहिए। ये लोग तक उन्हें कह रहे थे, पर आयुष्मान खुराना ने अपने आप को समय देकर वापस उसी फिल्म का रीमेक किया जिस फिल्म के साथ उन्होंने एक समय पे धमाल किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की। ड्रीम गर्ल 1 बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म का बजट था 23 करोड़ रुपीस। इस बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। ये फिल्म आई थी लॉकडाउन से पहले, पर लॉकडाउन के बाद आयुष्मान खुराना की जितनी भी फिल्में आ रही थी बॉक्स ऑफिस पर पिटी जा रही थी। पर लास्ट ईयर जब उन्होंने ड्रीम गर्ल 2 के साथ अपना कमबैक किया तो गाइस आप यकीन नहीं करोगे, ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, जबकि इस फिल्म का बजट था महज 50 करोड़ रुपीस के अंदर। यानी आयुष्मान खुराना ने वापस अपना वो मैजिक चढ़ाया जो चलाने के लिए वो माहिर है। कम बजट के साथ बड़ा कलेक्शन करके दिखा और बॉक्स ऑफिस पर ये कहा कि अभी हम जिंदा है दोस्त,
और आयुष्मान खुराना की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, और उनकी कौन सी फिल्म का कैरेक्टर आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आयुष्मान खुराना के करियर सेविंग मूवी यदि कोई है तो वो है उन्हीं की फिल्म ड्रीम गर्ल 2। लिस्ट के सेकंड लास्ट नंबर पर आते हैं वो एक्टर जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैक डांसर शुरू की थी और फिर वो आगे जाकर इंडस्ट्री पर एक सक्सेसफुल एक्टर बनकर उभरे हैं। वो अपने इस मुकाम पर खुद के दम पर आए हुए हैं और वो आज इंडस्ट्री पर एक सुपरस्टार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्टर शाहिद कपूर के बारे में। शाहिद कपूर की अगर बात करें करियर की तो उनकी लास्ट मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म आर राजकुमार, जिसमें वो एक्शन पैक अवतार में देखने को मिले थे, उस फिल्म के बाद उनकी करियर में उन्होंने बैक टू बैक 4 फ्लॉप फिल्में दी थी और लोगों को लग रहा था कि अब शाहिद कपूर का करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शाहिद कपूर भी एक आउटसाइडर है और उनकी अगर करियर ग्राफ देखा जाए शुरू से, तो उनकी शुरुआती 2-3 फिल्मों के बाद भी उन्होंने बैक टू बैक कई सारी फ्लॉप फिल्में दी, फिर एक हिट, फिर बैक टू बैक कई सारी फ्लॉप फिल्में, फिर एक हिट। इसी तरह से उनका करियर ग्राफ चल रहा था और आर राजकुमार के बाद जिस तरह इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी, जिस तरह इंडस्ट्री का टेस्ट था, उस हिसाब से देखकर लग रहा था कि शायद कपूर अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं हो पाएंगे और उस वजह से शायद वो एक फ्लॉप एक्टर बनकर ही रह जाएंगे, ऐसे सबको लग रहा था। पर उसी बीच शाहिद कपूर ने कुछ तो एक्सपेरिमेंटल करे ये सोचकर आर राजकुमार के बाद शाहिद कपूर ने ट्राई की फिल्म हैदर में। हालांकि उनकी एक्टिंग जबरदस्त थी, हैदर की कहानी भी जबरदस्त थी, पर फिल्म की सक्सेस तो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिपेंडिंग होती है। जबकि हैदर के लिए शाहिद कपूर ने 0 रुपीज फीस चार्ज की थी, इसके बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरीके से पीटी और फ्लॉप साबित हो चुकी थी। और हैदर के बाद आई उनकी फिल्म रंगूर भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई, वो भी एक तगड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और उसके बाद शाहिद कपूर के करियर की वो फिल्म आई जिसे शाहिद कपूर को भी काफी उम्मीद थी, इवन करण जौहर को भी उम्मीद थी, पर शानदार नाम की तरह शानदार नहीं निकली, एक बकवास फिल्म निकली और वो भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप के हत्थे चढ़ गई। और ये फिल्म भी एक डिजास्टर फिल्म बनकर निकली थी, शानदार, जिसमें शाहिद कपूर के साथ आलिया भट्ट थी। हालांकि फिल्म के गाने चार्टबस्टर थे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। सेम कहानी हुई शाहिद कपूर की अगली फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू। कंसेप्ट काफी सही था कि किस तरह बिजली कंपनियां हमें पागल बनाती, उससे दिखाती हुई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई, जबकि फिल्म के गाने चार्टबस्टर थे। आज जब इस फिल्म के गाने लगते हैं तो थिरकने के लिए मन करता है। इतने बेहतरीन गानों से सजी ये फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू, जिसमें हमें मुन्ना भैया के साथ शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर भी देखने को मिली थी, पर इस फिल्म ने अपने बजट को तक रिकवर नहीं कर पाई और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप के हत्थे चढ़ गई थी। और बैक टू बैक 4 फ्लॉप फिल्में देने के बाद, जिसमें नाम आता है हैदर, शानदार, बत्ती गुल मीटर चालू और उनकी एक्सपेरिमेंटल फिल्म रंगूर, तो इन सब के बावजूद अगर शाहिद कपूर के करियर को किसी ने देखा तो उन्हें लगता था कि शाहिद कपूर अभी वो वाला मैजिक नहीं दिखा पाएंगे जिस मैजिक के लिए वो जाने जाते हैं। और एक्शन तो पहले ही कर चुके थे और एक्शन में लोग अभी उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तब शाहिद कपूर ने कुछ अलग किया, ना एक्शन किया, ना ड्रामा किया, ना कॉमेडी की। उन्होंने एक ऐसी फिल्म लाई जिसका कैरेक्टर लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म कबीर सिंह की। कबीर सिंह के साथ शाहिद कपूर ने ऐसा कमबैक किया कि बॉक्स ऑफिस पर उन्हें उनके करियर की पहली 200 करोड़ फिल्म मिली और साथ ही साथ उसी फिल्म के साथ संदीप रेड्डी वांगा ने बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया। आपको बताते चलो कि इस फिल्म का बजट 50 करोड़ से भी कम था, पर इसके बावजूद इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन करके शाहिद कपूर के करियर की पहली ऐसी फिल्म बन के निकली जिन्होंने उनके करियर को इतना जबरदस्त बूस्ट दिया कि उसके बाद कई सारे मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हमें शाहिद कपूर देखने को मिले। और शाहिद कपूर की उसके बाद आई ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर ही साबित हुई। उनकी लास्ट रिलीज तेरी बातों में ऐसा उलझा जाए, जिसका बजट भी 50 करोड़ रुपीस था, मैड डॉग की फिल्म थी। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। और पद्मावत की बात तो क्या ही करे, चंद मिनटों के कैरेक्टर में शाहिद कपूर ने वो जान डाल दी थी कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर पे वो भारी गिरते हुए नजर आ रहे थे। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शाहिद कपूर की करियर सेविंग मूवी यदि कोई थी तो वो थी कबीर सिंह। और हमारे इस लिस्ट की आखिरी हीरो है जो कि इस समय जहां पर बॉलीवुड में इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, इस समय भी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक 14 फ्लॉप फिल्में दे रखी और इन 14 फ्लॉप फिल्मों के बावजूद भी उन्होंने ऐसा जबरदस्त कमबैक किया कि उनकी फिल्म जो अभी भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है काफी बवाल काट रही है। 50 करोड़ के बजट के साथ आकर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन अब तक कर चुकी है। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्त्री स्टार राजकुमार राव। राजू से पहले और स्त्री 2 के बाद अब तक राजकुमार राव ने 14 फ्लॉप फिल्में ही दी है। उन 14 फिल्मों के नाम कुछ इस कदर है: छलांग, हिट, एक लड़की को देखा तो ऐसे ही लगा, हम दो हमारे दो एंड व्हाइट
टाइगर, रोही, मोनिका, ओ माय डार्लिंग, मेड इन चाइना, मिस्टर एंड मिसेस माही एंड फने खान, जजमेंटल है क्या, बधाई दो, लूडो, भीट और श्रीकांत को भी गिन सकते हैं, पर उसने इन 14 फिल्मों से भी ठीक ठाक परफॉर्म किया था, इसलिए मैंने इस लिस्ट में सिर्फ 14 ही फिल्में रखी हुई है। और इन 14 फिल्मों के बाद राजकुमार राव को भी लग रहा था कि शायद अभी अपना करियर खत्म, पर ये बंदे के बाद इतना टैलेंट है कि इसे पता है कब कहाँ कैसे और कौन सा पत्ता डालना, और इसने वही सही पत्ता डाला। इसने डाली फिल्म स्त्री 2। स्त्री 2 का क्रेज इतना जबरदस्त था ऑडियंस के बीच कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म ने इतना जबरदस्त तहलका मचा दिया कि इस फिल्म का बजट था 50 करोड़ रुपीज और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया मोर देन 500 करोड़ रुपीज का कलेक्शन दिया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि 14 फ्लॉप फिल्में और 15वीं फिल्म भी एक एवरेज होने के बावजूद भी राजकुमार राव के करियर को बचाने वाली फिल्म बनकर उभरी है। वो फिल्म है स्त्री। यदि स्त्री 2 नहीं आती तो शायद राजकुमार राव और एक दो फिल्म में फ्लॉप देते तो उनका भी करियर बत्ती गुल हो जाता। और हम एक ऐसे एक्टर को खो देते जिसकी एक्टिंग स्किल काफी लाजवाब और वो एक वर्सेटाइल एक्टर है। ऑलराइट गाइस, तो ये थे मेरे हिसाब से बॉलीवुड के 4 टॉप 10 एक्टर जिनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और उन्होंने अपने आप को पैकअप कर किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट करने का मन बना लिया था, पर सडनली उनके करियर में एक ऐसी फिल्म आती जो उनके करियर को 4 चांद लगा के उनके करियर को सीधा आसमान पर ले जाती है। आपको इनमें से कौन से हीरो के बारे में नहीं पता था, कौन से हीरो के बारे में आप नहीं जानते थे कि उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, पर उसकी इस फिल्म ने उसके करियर को 4 चांद लगाए। और आज की डेट पर भी आपको क्या लगता है कि कौन से हीरो को एक ऐसी करियर सेविंग मूवी की जरूरत है जो उसका कमबैक करवाए? अक्षय कुमार का नाम कोई भी नहीं लेगा क्योंकि मैं भी जानता हूँ अक्षय पाजी को उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा कौन सा वो हीरो है जिसे एक करियर सेविंग मूवी की जरूरत है और कौन से हीरो का आप कमबैक होता हो देखना चाहते हैं, जैसे कि इन फिल्मों ने उनके स्टार का कमबैक करवाया? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और गाइस, आप इस वीडियो में यदि मुझसे कोई भूल हो चुकी होगी तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ करना। कोई फिल्म मुझसे छूटी होगी तो उसके लिए भी मुझे माफ करना। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखता हूँ मैं खुद का और आप भी अपना ध्यान रखिए। और जाने से पहले चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना।